कार्यक्रम में फार्मालोग के मंच पर उपस्थित हैं रेस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं और फार्मालोग की टीम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। साथ ही मैं और फार्मालोग की टीम आपका हृदय से आभारी है कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए निकाला। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। है सर। धन्यवाद नेहा जी, आपका भी धन्यवाद और स्पेशली फार्मालोग में अमित झा का भी धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने व्यू जो है फार्मेसी जगत में शेयर कर सकूं। जी धन्यवाद सर। साथ ही सर मेरी और फार्मालोग की जो टीम है वो हृदय से आपके आभारी हैं कि आपने अपना कीमती समय हम सभी के लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए निकाला। सर आपका धन्यवाद सर। सर मैं कार्यक्रम को संचालन करने हेतु आपकी अनुमति चाहूंगी सर। मैडम प्रारंभ करिए कार्यक्रम को। जी सर। सर वैसे तो आप फार्मेसी जगत के सम्मानीय हस्तियों में से एक हैं, पर सर मैं आपका जो परिचय है, आपका फार्मेसी में जो योगदान है, उसको मैं अपने दर्शकों के साथ रूबरू कराना चाहती हूँ सर। जी सर, धन्यवाद सर। तो प्रिय मित्रों, सर अभी कार्यरत हैं एज अ प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल इन चमेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी इंदौर। सर ने अपनी बैचलर ऑफ फार्मेसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी SGS ITS इंदौर से साल 1994 में प्राप्त की है। सर ने अपनी मास्टर इन फार्मेसी श्री GS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस श्री GS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर साल 1998 में प्राप्त की है। रेस्पेक्टेड सर ने अपनी PhD की उपाधि साल 2007 में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश से प्राप्त की है। सर का फार्मेसी जगत में 22 साल से सर अपना योगदान दे रहे हैं। इसके साथ ही सर ने रिसर्च में जो अपना कंट्रीब्यूशन किया है, सर के 107 रिसर्च पेपर और 10 रिव्यू आर्टिकल रेपुटेटेड नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुए हैं। साथ ही सर ने अपने काम में महारत हासिल करते हुए 3 पैटेंट कराए हैं। सर ने की जो बुक है अभी तक 4 बुक सर की पब्लिश हो चुकी हैं। साथ ही सर ने फार्मेसी के प्रोफेशन को और आसान बनाने के लिए, विद्यार्थियों की पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए सर ने कुछ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को भी डिज़ाइन और डेवलप किया है। सर ने अपनी प्रेजेंस में, अपनी गाइडेंस में अभी तक 12 स्टूडेंट को PhD अवॉर्डेड कराई हैं। साथ ही सर ने अपने गाइडेंस में 47 स्टूडेंट्स को मास्टर इन फार्मेसी में डिग्री अवॉर्डेड कराई हैं। सर के अभी तक के जो अचीवमेंट्स रहे हैं, सर ने एक्सपर्ट मेंबर इन ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020। सर का अगला अचीवमेंट रहा है डेवलप और रिक्रिएशन एनालिसिस प्रोग्राम VAL STAT इन QSR स्टडी। इसके अलावा भी सर के और अचीवमेंट रहे हैं। साथ ही सर अवॉर्डेड हुए हैं ABP यंग अचीवर अवार्ड 2013, एस्ट्राजेनेका रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड 2008, IDMA रिसर्च अवार्ड 2003। साथ ही सर ने सीनियर रिसर्च फेलोशिप अवॉर्डेड की है 2002 में। सर ने गेट क्वालिफाइड किया है 1996 में। इसके साथ सर अवॉर्डेड हुए हैं नेशनल स्कॉलरशिप अवार्ड के साथ। सर ने अपनी उपस्थिति में बहुत सारे टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए हैं, स्टूडेंट डेवलपिंग प्रोग्राम कराए हैं। साथ ही सर ने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कराए हैं। इसके अलावा सर इनवाइटेड हुए एज अ रिसोर्स पर्सन, एज अ सेशन चेयर, एज अ स्पेशल गेस्ट और गेस्ट ऑफ लेक्चर के लिए भी सर इनवाइटेड होते रहे हैं। तो सर वाकई में आपका जो व्यक्तित्व है फार्मेसी जगत में बहुत प्रभावशाली है। तो सर मैं और फार्मा लोग की जो टीम है वो आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि आप अपने शब्दों से हमारा आशीर्वचन करें सर। धन्यवाद। पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। एक आपने मेरा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। ऑलरेडी वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके द्वारा दिया गया इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप कंटिन्यू कर सकती हैं मैडम।
तो सर मेरा आपसे जो सवाल है, जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं सर, कि जो आपकी शुरुआती शिक्षा हुई थी, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है और आपके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, आपके जीवन में आपके माता-पिता का जो योगदान रहा है, वो सर हम जानना चाहते हैं सर। डेफिनेटली मैडम, कभी भी माता पिता का योगदान भूला नहीं जा सकता। एक्चुअली मैं एक लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करता था। जब हमारे पेरेंट्स जो है, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, उस समय गवर्नमेंट सैलरी इतनी अच्छी हुआ नहीं करती थी, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी। प्रारंभिक टाइप में मुझे सरस्वती शिशु मंदिर में एजुकेशन मिली, 6ठी तक मैं वहाँ पे पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोग गवर्नमेंट विद्यालय में शिफ्ट हो गए। लेकिन गवर्नमेंट विद्यालय में भी उस समय काफ़ी अच्छी एजुकेशन दी जाती थी, और गवर्नमेंट विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण काम ये था कि वो जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करते हैं, जो कि आजकल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसमें वो शायद फैसिलिटी हो नहीं पाती है। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हुआ, उसी ने मुझे डिफरेंट लेवल पे जाके डिफरेंट टाइप के जो रिसर्च करने में हेल्प किया, प्रोग्राम डेवलप करने में हेल्प किया, और जहाँ पे ये एंड्रॉयड ऐप डेवलप करने में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ने ही हेल्प किया। और उसके बाद फिर हम लोग जो है फार्मेसी में, एक्चुअली उस समय फार्मेसी इतना वेल नोन प्रोफेशन नहीं था, तो मैंने 12th के बाद जो है बेसिकली बीएससी में एडमिशन ले लिया। लेकिन वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, उसने फार्मेसी में एडमिशन लिया। उसने बताया एक फार्मेसी कोर्स होता है, उसके बतलाने के अनुसार ही मैंने फिर फार्मेसी में अप्लाई किया, और परसेंटेज अच्छे होने के कारण फार्मेसी मुझे एडमिशन मिल गया। तो ये हम लोगों का स्टार्टिंग का स्ट्रगल था, जो कि धीरे धीरे हो गया। फिर फार्मेसी, अभी की कंडीशन में तो फार्मेसी काफ़ी वेल नोन प्रोफेशन है, तो उस समय इतना अच्छा प्रोफेशन नहीं हुआ करता था। और टीचर्स ने हर लेवल पे मदद की, पेरेंट्स ने हर लेवल पे मदद की। उन्होंने हम लोग को जो बोलना चाहिए सहायता की ज़रूरत थी, वो सहायता प्रोवाइड करी। उस समय तो बुक्स भी नहीं मिलती थी, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट लाइब्रेरी के मेंबर बने, और डिफरेंट लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेके जो है बुक्स लिए, ना कि ओनली कॉलेज के अलावा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के मेंबर बने। उसके अलावा जो अलग अलग लाइब्रेरी हुआ करती है सहकारी संस्था की, उनकी लाइब्रेरी के भी मेंबर बने। फार्मेसी की बुक्स तो नहीं मिलती, लेकिन फार्मेसी की बुक की एक खासियत है कि वो मेडिकल की बुक के एट पार आती थी, तो मेडिकल की बुक हम लोग वहाँ से इशू करा लेते थे, और उसको पढ़ के हम लोग फिर आगे बढ़ते गए। हाँ मैडम। जी सर, वाक़ई में बहुत इंस्पायर भी आपने मतलब किया है। आपने बताया कि आपने कैसे मतलब आप एक्टिव रहे हैं अपने एरिया में। तो सर कहीं न कहीं ये आपकी जो जीवनी है वो हमें इंस्पायर करती है, आने वाली हमारी जनरेशन को भी इंस्पायर करती है सर। साथ ही सर मैं आपके साथ दूसरा क्वेश्चन भी जो मैं और हमारे दर्शक और हमारी टीम जानना चाहती है सर। सर स्कूल की शिक्षा के उपरांत आपने फार्मेसी पाठ्यक्रम को अपना भविष्य बनाने के लिए किस प्रकार चुना? और साथ ही सर इस पढ़ाई में आपके सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ आई हैं और आपको इस दौरान कौन-कौन से अवसर मिले हैं? सर जो आपको चुनौतियाँ मिली हैं उसको आपने कैसे सॉल्व किया है? कैसे आपने उनको कह सकते हैं? एक्चुअली 12वीं के बाद हम लोगों के लिए फार्मेसी बिल्कुल अननोन प्रोफेशन हुआ करता था। उस समय फार्मेसी को देखा जाए तो लोग अवेयर नहीं थे, और मैं भी उस समय अवेयर नहीं था। जैसे मैंने बतलाया कि मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया था, और बीएससी में एडमिशन ले वहाँ पे एक मेरा क्लासमेट था, उसको फार्मेसी के बारे में पता था। तो उसने बताया फार्मेसी एक प्रोग्राम होता है जिसमें मेडिसिन को बनने के बारे में बतलाया जाता है। मैंने कहा ठीक है, पहले इसके लिए बायो या मैथ्स चल सकता है, तो मेरा मैथ्स था, तो मैंने कहा ठीक है अप्लाई कर देते हैं। हम लोग परसेंटेज अल्टीमेटली नेशनल स्कॉलरशिप मिली थी, तो स्टेट लेवल पे रैंकिंग थी, उस कारण जो है मुझे फार्मेसी में एडमिशन मिल गया। लेकिन हम लोगों का बेसिक प्रॉब्लम था कि हम लोग उस समय जो हिंदी मीडियम में पढ़ के आए थे, और फार्मेसी एकाएक जैसे ही ट्रांसफर हुआ इंग्लिश मीडियम आ गया, तो ये एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए स्ट्रगलिंग फेज था। और इस समय ही हम लोग जो है आपस में एक दूसरे की मदद करते रहे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों को आया बुक्स का, क्योंकि उस समय बुक्स इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, और इतने ज़्यादा ई रिसोर्स भी अवेलेबल नहीं थे, या नेट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोग जो है अपने सीनियर के पास जाते थे, सीनियर से नोट्स कलेक्ट करते थे, उस नोट्स को यूज़ करके ही हम आगे पढ़ते थे। कई बार तो जो फोटोकॉपी होती थी उनके रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, 2 रुपये पर पेज या 3 रुपये पर पेज हुआ करते थे, तो हम लोग फोटोकॉपी भी नहीं करा पाते थे। तो कई बार तो हम लोग सीनियर से बुक्स लेके आते थे, उसको घर पे बैठ के कॉपी कर दिया करते थे, कॉपी करके रख लिया करते थे, और जब एग्ज़ाम का टाइम रहता था या बीच में जब भी टाइम मिलता था, उसको फिर नोट्स बना के फिर हम उसको यूज़ किया करते थे। और इसमें एक्चुअली एक और अच्छी खासियत थी कि उस समय जो फार्मेसी प्रोग्राम था, फार्मेसी प्रोग्राम में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 60 या 100 नहीं हुआ करते थे।
वो जनरली 30 होते थे, और 30 में से भी कम से कम 10 स्टूडेंट तो ऐसे होते थे जो इंजीनियरिंग या MBBS में निकल जाते थे। तो पर जो बैच साइज होता था बहुत छोटा होता था, तो बैच साइज छोटा होने के कारण हम लोग सब एक दूसरे के बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में रहते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो उस समय हर स्टूडेंट एक दूसरे को सहयोग करता था, ये सबसे बड़ी खासियत थी। जैसे आज के समय में देखते हैं कि 100 की स्ट्रेंथ है या 60 की स्ट्रेंथ है, एक विद्यार्थी जो अपने क्लास के सारे स्टूडेंट को नहीं पहचानता है या नाम तक अवेयर नहीं रहता, लेकिन उस समय हम लोग अपनी ऊपर की 4 बैचेज और जो नीचे आने वाली 4 बैचेज कम से कम उनको पहचानते थे, उनको हर लेवल पे सहयोग करते थे। यही हम लोगों की सक्सेस का राज रहा है। हर लेवल पे कहीं ना कहीं हमें सहयोग मिलता रहा। और जो बुक्स का मेन इशू था, हम लोग मतलब ये इंदौर तो काफी मतलब इंदौर जो है वो MP का वाणिज्यिक कैपिटल है, उसके उपरांत भी यहाँ पे बुक्स नहीं मिलती थी। फर्स्ट टाइम हमें याद है कि हम अपने एक क्लासमेट को दिल्ली पहुंचाया, दिल्ली से उसने रेमिंगटन खरीद के लाया था पूरी क्लास के लिए, और फिर उसको पूरी क्लास वाले पढ़ते थे। जबकि आज हम यदि स्टूडेंट बतलाते भी हैं तो वो इन बुकों को पढ़ते ही नहीं, बल्कि कई बार तो ये कंडीशन आ चुकी है कि स्टूडेंट बुक खरीदना ही नहीं चाहते हैं, जबकि बुक से अच्छा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता है, बुक से अच्छा कोई फ्रेंड हो ही नहीं सकता है। तो वही चीज़ हम लोगों को हेल्प करती रही, और अल्टीमेटली सीनियर ने भी हर लेवल पे सपोर्ट किया, बुक्स मिलती रही, और हम लोग इजीली जो है B.Pharm प्रोग्राम करते रहे। और एक और खासियत थी, उस समय जो रिसोर्सेज की प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन टीचरों के इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे कॉन्टेक्ट थे, वो हम लोग को इंडस्ट्री पहुंचाते थे, जो भी रिसोर्स की जरूरत होती थी इंडस्ट्री वाले हमें हेल्प करते थे, और हर चीज़ की फैसिलिटी जो प्रैक्टिकल फैसिलिटी वो हमें क्रिएट हो जाती थी, और हम सारी चीज़ें कर पाते थे। तो ये एक सबसे अच्छा समय रहा हम लोग कॉलेज का, 90 से 94 का, और उसके बाद मास्टर्स में भी। जी सर। जी सर, धन्यवाद सर। आपका जवाब वाक़ई में बहुत सराहनीय था सर। तो सर इसी के साथ मैं अपना अगला सवाल पूछना चाहती हूँ सर, कि जब आप विद्यार्थी थे और उस टाइम की जो फार्मेसी की पढ़ाई जैसे आपने अभी बताया, और उस टाइम जो डेवलपमेंट हुए हैं, तो सर उस टाइम को लेके और अभी को अगर देखें तो अभी भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब कई गुना फार्मेसी बढ़ चुका है। तो सर एक छोटा-सा फैक्ट आप से जानना चाहेंगे कि ऐसे डिफरेंस, ऐसे क्या परिवर्तन हुए हैं सर? बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट परिवर्तन मुझे दिखाई देता है, जो उस समय जी सर। फैसिलिटी थी या जो अवेलेबिलिटी थी रिसोर्स की, बहुत कम थी। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि कॉलेज के पास रिसोर्स की जो है बहुत इजीली अवेलेबल है, और स्टूडेंट के लिए जो लर्निंग फैसिलिटीज़ है वो इजीली अवेलेबल है। जैसे आज देखिए आप गूगल पे आपको डिफरेंट टाइप के फार्मेसी से रिलेटेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप इजीली उनको पढ़ रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें गलती से भी कोई क्लास मिस हो जाती थी तो उसको वापस हम रीड आउट नहीं कर सकते थे या वापस को कवर नहीं कर सकते थे। लेकिन आज यदि स्टूडेंट गलती कोई क्लास मिस भी कर जाता है तो वो सेम लेक्चर उसे जो ई रिसोर्स के रूप में गूगल पे मिल जाएगा, या दूसरे कोई भी एक्सप्लोरर है वहां से वो एक्सप्लोर आउट कर सकता है। और आज तो यूट्यूब का जमाना है, कई बार प्रैक्टिकल यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके उन प्रैक्टिकल को देख सकते हैं और देख के उसको परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उस समय इस टाइप की चीजें नहीं थी। तो ये मेजर डिफरेंस है कि आज हम करने से पहले भी उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देख सकते हैं, लेकिन उस समय वो देख नहीं पाते, तो उस समय हम खुद को करके देखना पड़ता था, और यदि कोई चीज मिस हो गई तो उसको सीखने के लिए हमें काफी तकलीफ होती थी। लेकिन आज यदि स्टूडेंट कोई चीज मिस भी कर जाते हैं तो वो उसको लर्न कर सकते हैं, जिनमें लर्निंग करने की कैपेबिलिटीज है। ये मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और चीज मिल रही है कि रिसर्च यदि हम देखते हैं, उस समय रिसर्च के लिए भी कुछ लिमिटेशंस थी। बेसिकली जैसे यदि हमें लिटरेचर सर्वे करने जाना आता था तो हमें कहीं ना कहीं नेशनल लेवल की लाइब्रेरीज में जाना पड़ता था। बेसिकली हम लोग जो है उस समय CDR गए थे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ गए थे, या एनसेल पुणे जाते थे, ठीक है। लेकिन आज बच्चा अपने घर पे ही बैठ के जो है गूगल के थ्रू सारे रिसोर्स डाउनलोड कर सकता है, या उनके कोई फ्रेंड्स रहते हैं जो फॉरेन कंट्रीज में है, उनके पास उनको यदि रिक्वेस्ट लेटर पहुंचा दे या रिक्वेस्ट पहुंचा दे कि मुझे ये पेपर चाहिए, तो फॉरेन कंट्रीज में जो उनके फ्रेंड्स बैठे हैं वो उनको पेपर पहुंचा सकते थे हैं। लेकिन पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो हमको खुद को जाके वहाँ स्टे करना पड़ा 7 दिन में पूरे जर्नल सर्च करना पड़े। तो उससे काफी कुछ सीखने को मिला, और हो सकता है यही एक बेसिक डिफरेंस है कि हम लोगों को काफी कुछ करने के बाद चीजें मिली है, और आज काफी चीजें रेडी टू ईट है। और रेडी टू ईट होने के कारण कई बार स्टूडेंट उनका इम्पोर्टेंट नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि यदि वो उसका इम्पोर्टेंस समझे तो हो सकता है कि उस समय के द्वारा लोगों द्वारा किए गए जो वर्क है उससे कहीं आगे इजीली रिसर्च कर सकते हैं और भारत को अच्छा लेवल पे ले जा सकते हैं। जी सर। जी सर, धन्यवाद सर। आपने सही कहा, जैसे कि अभी एक मेन एग्जाम्पल है, उदाहरण है हमारा
कोविड-19 में सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो सर इसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं सर। तो सर अब मैं आपसे अपना अगला सवाल करना चाहूँगी। सर आप तो वैसे तो आप सभी लोगों के लिए नए दौर के जीवन प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं और सर हमारी टीम भी जानना चाहती है कि फार्मेसी में आप किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं? ये एक सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैडम। जनरली मेरा ओपिनियन है कि अपने लाइफ में किसी को रोल मॉडल ना मानो, खुद के रोल मॉडल खुद ही रहो। लेकिन आप जो है दूसरों के द्वारा किए गए कर्मों से या दूसरे के द्वारा किए गए कृत्यों से हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं। रोल मॉडल कोई नहीं हो सकता, रोल मॉडल तो खुद ही होते हैं, क्योंकि कोई रोल मॉडल हो गया तो आपकी लिमिटेशन हो गया, आप उससे ऊपर नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आपको उससे ऊपर पहुंचना है तो किसी को रोल मॉडल नहीं मानना, रोल मॉडल तो खुद को ही मानना है, लेकिन दूसरों को प्रेरणा स्रोत मानना है। प्रेरणा ले सकते हैं, प्रेरणा लेके हम कहीं भी ऊपर पहुंच सकते हैं। मेरे लिए प्रेरणा के बहुत सारे स्रोत हैं, कोई एक स्पेसिफिक स्रोत नहीं है। जैसे फार्मेसी में स्पेशली देखा जाए तो हम लोग के लिए एम एल श्राफ सर हैं। एम एल श्राफ सर तो फार्मेसी के फादर हैं इंडिया के हिसाब से, तो वो उनसे काफी लेवल प्रेरणा मिली है। और इसके अलावा भी स्वामी विवेकानंद जी प्रेरणा के स्पेसिफिक स्रोत रहे हैं, उनसे जो है प्रेरणा लेते हुए डिफरेंट काम करते रहते हैं। लेकिन रोल मॉडल कोई नहीं है, रोल मॉडल तो खुद ही हो सकता है इंसान, मेरे ओपिनियन में। जी सर, धन्यवाद। आप तो मतलब ये बहुत ही अच्छी बात सर आपने बोली है और कहीं न कहीं ये इंस्पायरिंग है कि अगर जो बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें इसकी तरह होना है या उसकी तरह, तो कहीं न कहीं ये चीज़ बच्चों में क्या करती है, उनकी लिमिटेशंस को रोकती है सर। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात सर, ये मैंने भी मतलब मुझे भी काफ़ी इंस्पायर करी है ये बात आपकी सर। तो सर अब मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सर आपने अपने रिसर्च के दौरान कई तरह के कंप्यूटर एप्लीकेशंस का बखूबी इस्तेमाल किया है, साथ ही आज के विद्यार्थियों के लिए भी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का निर्माण किया है सर आपने, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो सर इन उपलब्धियों के बारे में आप हमें और हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। एक्चुअली जब मैं अपना पीएचडी कर रहा था तो मेरा पीएचडी कुछ कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री पे था, और उस समय कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कुछ इस टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलप किए थे, लेकिन उसमें कुछ बग्स थी। उन बग्स को देखते हुए मुझे लगा कि ये मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली वो जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मेरे हमेशा कांटेक्ट में रहते थे, तो उनके टच में आने के बाद मैंने खुद के लिए मतलब समय की रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक स्टैटिस्टिक्स का प्रोग्राम डेवलप किया जिसको बोलते हैं बेल स्टेट। और ये प्रोग्राम जो है क्यूएसआर मॉडल बिल्ड करता है। मतलब यदि आप उसको फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी दे दें और बायोलॉजिकल एक्टिविटी दे दें तो वो खुद मॉडल बिल्ड कर सकता है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये खुद एक तरह से इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रखा है, ये खुद जो है मॉडल सिलेक्ट करने की कैपेबिलिटीज रखता है। जबकि उस समय अवेलेबल जो प्रोग्राम थे उनमें वो उस टाइप के फीचर्स नहीं थे, उनकी खुद की लिमिटेशन थी। तो उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम डेवलप किया, और अल्टीमेटली वो मेरे पीएचडी का एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन भी साबित हुआ, क्योंकि उसने मेरे को पीएचडी में बहुत हेल्प किया। और उस प्रोग्राम के कारण मैं जो बैकग्राउंड में वर्क होता कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के उसको समझ सका, और वही चीज़ मुझे जो है बाद में इन फ्यूचर मेरे को पोस्ट डॉक करने में हेल्प मिला। अल्टीमेटली मेरी प्रोग्रामिंग स्किल के कारण मुझे पोस्ट डॉक करने की अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि वहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स और एस्ट्राजेनिका के कोलैबोरेशन से वो पोस्ट डॉक था, तो वो पोस्ट डॉक किया। तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी प्रोग्रामिंग स्किल हेल्प करी। उसके बाद जो मैं एकेडमिक में आ गया, एकेडमिक में आने के बाद मुझे लगा कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और अभी तो एंड्रॉयड ऐप का टाइम आ गया है। तो काफ़ी दिन से सोच रहा था कि एंड्रॉयड ऐप डेवलप करना है, लेकिन टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज रहता ही है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पे आने के बाद। तो यहाँ पे आने के बाद अभी लॉकडाउन में मुझे काफ़ी समय मिला कि लॉकडाउन जब फर्स्ट फेज का लॉकडाउन लगा था तो हम करीबन 3.5-4 महीने घर पे थे। तो काफ़ी काम तो जो था वो ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी टाइम बच जाता था। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे भी मेरे ही कुछ एक फ्रेंड है मेरे साथ, उसने जॉब किया है, उसके साथ मैंने डिस्कस किया, और फिर हम लोगों ने प्लान आउट करके डिफरेंट एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाई। बेसिकली मेरी एक्सपर्टीज केमिस्ट्री में है, तो मैंने सोचा कि केमिस्ट्री से रिलेटेड एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाए जो कि बेसिकली बी फॉर्म में जो केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हैं उनके लिए बनाया, क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स तो हैं लेकिन रेगुलरली स्टूडेंट करते भी हैं, लेकिन 8 से 10 प्रैक्टिकल कर पाते हैं, जबकि जो सिलेबस है उसमें करीबन 20 से 25 प्रैक्टिकल दिए हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से कोशिश करी कि उससे 20 से 25 प्रैक्टिकल्स जो दे रखे हैं सिलेबस में उसको एक जगह पे लिया जा सके और वो स्टूडेंट को ईजिली अवेलेबल हो।
तो यही एंड्रॉयड एप्लीकेशंस मैंने जो है गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड कर दिए और ये फ्रीली अवेलेबल है, स्टूडेंट इजीली डाउनलोड कर सकता है। और इसको प्रैक्टिकल करने से पहले यदि वो एक बार अंडरस्टैंड करता है तो प्रैक्टिकल इजीली समझ में आ पाएंगे और इजीली अच्छी तरह से वो परफॉर्म कर पाएगा। इसके अलावा भी जो है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैंडल्स किए और उनको भी फिर डिफरेंट लेवल पे जो है ऑप्टिमाइज करने की कोशिश भी करी है। तो मैंने ये कहीं ना कहीं जो आजकल की जनरेशन है, क्योंकि हम लोगों के टाइम पे वेट केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस था और अभी जो है ड्राई केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली पर्यावरण कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है वेट केमिस्ट्री से और ह्यूमन जो हेल्थ है वो भी अफेक्ट हो रही है। क्योंकि हम लोग जब वेट केमिस्ट्री करते हैं, इंडिया अभी भी जो केमिकल के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए उतनी अवेयरनेस नहीं है। स्टूडेंट केमिकल बहुत ही एब्रप्टली यूज़ करते हैं, दे आर नॉट नोइंग कि उनके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उनकी क्या टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि वो ड्राई केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो पहले तो इस चीज़ से काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, जो बेसिकली यूजी लेवल पे लगता है या पीजी लेवल पे लगता है। रिसर्च लेवल पे जाते जाते तक स्टूडेंट जो है केमिकल हजार्ड को समझने लगता है और तब फिर वो उनका कॉशियसली यूज़ करता है। तो उसी चीज़ को ध्यान रख के फिर ये जो है कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। जी सर आपका धन्यवाद। सर इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी ताकि इसको आप पूरी तरीके से हम इसको और समझ सकें। सर जैसे कि वर्तमान समय के अनुसार मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्योंकि आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री से सर आप पीएचडी उपाधि है आपकी, के क्षेत्र में नई दवाई की खोज में इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस की मतलब बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। तो सर एक विशेषज्ञ के तौर पर इस बारे में आप हमारे जो युवा रिसर्चर हैं, जो युवा शोधकर्ता हैं, आप उन्हें विस्तार में बताएं। जी मैडम, क्योंकि आज का युग कंप्यूटर का युग है। आप खुद ही जानते हैं कि आईटी प्रोफेशन हर जगह चल रहा है और मैंने भी जैसे बतलाया कि वेट केमिस्ट्री के अपने खुद के ड्रॉबैक्स हैं। वेट केमिस्ट्री का सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही है कि केमिकल हजार्ड्स है और उसका जो इन्वायरमेंटल हजार्ड है, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की तरफ हुआ। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में अल्टीमेटली हम लोग उसी टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जैसा कि रियल लाइफ में होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री जो है कई लेवल पे हेल्प करती है। यदि आप ड्रग डिस्कवरी प्रोटोकॉल देखें तो यदि किसी ड्रग को आप इन्वेंट करने जा रहे हैं या किसी ड्रग को हंट करने जा रहे हैं तो जो ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है वो 15 ईयर टू 20 ईयर्स होता है। और यदि इसका अमाउंट देखें तो ये अमाउंट करीबन आज की टर्म में बोलते हैं कि ये नियर अबाउट $1000 मिलियन के आसपास आता है। एंड $1000 मिलियन एक बहुत ही बिग अमाउंट है। तो हम कैसे इसको एड्रेस कर सकते हैं? इसको एड्रेस करने का सबसे सिंपल तरीका है आप जो है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री को कहीं ना कहीं यूज़ करें। यदि आप कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री को यूज़ करेंगे तो जो आपका ड्रग डिस्कवरी ड्यूरेशन है, एक तो आप उसको कम कर सकते हैं। जैसे ड्रग डिस्कवरी ड्यूरेशन जो मैं 15 से 20 साल बोला हूँ, इसको हम लोग घटा के 6 से 8 साल ला सकते हैं, पहली चीज़। और जो आपका $1000 मिलियन लग रही हैं, उस $1000 मिलियन को भी हम लोग घटा के कुछ बोल सकते हैं $100 मिलियन तक ला सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली कंप्यूटर जो ड्रग डिस्कवरी प्रोटोकॉल है या ड्रग डिस्कवरी वर्कफ्लो है, ड्रग डिस्कवरी वर्कफ्लो में जो पहली चीज़ होती है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। टारगेट आइडेंटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये टारगेट आइडेंटिफिकेशन करने जाते हैं तो इसको यदि हम लोग जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में करें या वेट वे में करें तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग कंप्यूटेशनल टूल यूज़ करते हैं, ठीक, कंप्यूटेशनल टूल यूज़ करके ये हम लोग यहाँ पे जो है आपका प्रोटीन अलाइनमेंट करके देख सकते हैं या जो फाइलोजेनेटिक ट्री यूज़ करके देख सकते हैं या आजकल तो जो है वर्चुअल सेल यूज़ करके देख सकते हैं। इन सब से जो टारगेट आइडेंटिफिकेशन का टाइम है वो कम हो जाता है, प्रैक्टिकल एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। एक बार जो आपका कंप्यूटेशनल वैसे ये टारगेट आइडेंटिफाई होगा उसको आप जो है फर्दर वेरीफाइड कर सकते हो एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंट जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है वो कम हो जाएंगे। तो एक बार टारगेट आइडेंटिफाई ये हो गया, इसका जो सेकंड फेज होता है, जहाँ टारगेट आइडेंटिफिकेशन के बाद सेकंड फेज होता है, हम लोग बायोकेमिकल स्क्रीनिंग करना होता है। ठीक है, बायोकेमिकल स्क्रीनिंग करने के लिए आपको बायोकेमिस्ट्री ऐसे करना होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जैसे आज के टाइम में देखा जाए तो नियर अबाउट 30 to 40 मिलियन कंपाउंड्स है। ठीक है, 30 to 40 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और ये 30 to 40 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी स्पेसिफिक टारगेट के अगर हम स्क्रीन करने जाएंगे बायोकेमिकल ऐसे, तो उस पूरी प्रोसेस में जो है
काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी हो जाती है। लेकिन ये कि सेम प्रोसेस हम लोग जो है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से कर सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट डॉकिंग है। तो डॉकिंग यूज़ करके हम लोग चाहें तो जो हमारी स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर सकते हैं। तो आप 30 टू 40 मिलियन कंपाउंड डायरेक्ट डाक करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे प्री स्क्रीनिंग फिल्टर्स होते हैं। जो प्री स्क्रीनिंग फिल्टर्स हैं, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, जिसमें एक रूल ऑफ 5 है या टॉक्सिसिटी प्रेडिक्शंस है। ये करके हम लोग जो 30 टू 40 मिलियन कंपाउंड को कम करके कुछ मिलियन कंपाउंड कम करके आप उसको ला सकते हो 1 मिलियन कंपाउंड तक। और उसके बाद आप 1 मिलियन कंपाउंड भी चाहें या उसको 1 लाख तक भी ला सकते हैं। तो 1 लाख तक लाने के बाद यू कैन गो फॉर द स्क्रीनिंग थ्रू डॉकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, डॉकिंग प्रोटोकॉल यूज करके हम जब डॉक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड उस स्पेसिफिक टारगेट को किस टाइप से बाइंड हो रहा है, किस टाइप से एनर्जी चेंजेस कर रहा है। उसको फर्दर रिवैलिडेट करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर डायनामिक्स के द्वारा। जब ये सब कर लेते हैं उसके बाद हम लोग जो है स्क्रीन आउट कर लेते हैं कि जो हमारे स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं उसके आधार पे कौन से कंपाउंड वो स्पेसिफिक पैरामीटर शो कर रहे हैं। वो यदि स्पेसिफिक पैरामीटर शो कर रहा है उन कंपाउंड को हम फिल्टर ऑफ कर लेते हैं। तो ये जब कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री हम यूज करते हैं तो इसके द्वारा जो 30 टू 40 मिलियन कंपाउंड थे वो घट के आपके कुछ थाउजेंड्स पे आ जाते हैं। और जब ये कुछ थाउजेंड्स पे आते हैं तो इसका हम लोग डायरेक्ट बायोकेमिकल स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट इनका भी स्पेसिफिक बायोकेमिस्ट्री डायरेक्टली करके उसके बाद फिर हम जो पोस्ट फिल्टरिंग एस्पेक्ट होता है उसको यूज कर लेते हैं। और उसको यूज करके जो इनके बेसिकली जो मैं बोला कि ड्रग डिस्कवरी प्रोटोकॉल के लिए आपको करीबन $1000 मिलियन चाहिए। तो इसमें जो बेसिक फेजेस होते हैं, एक जो होता है प्री क्लिनिकल स्टडीज होता है, उसके पोस्ट क्लिनिकल स्टडीज। ठीक है, प्री क्लिनिकल स्टडीज में जब हम लोग देखते हैं तो उसमें आपका जो एनिमल स्टडी वो होता है, और यदि पोस्ट वाले उसमें जाते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3 होती है। तो यहाँ पे जो कई बार ड्रग्स हैं अपने फेज 1 लेवल पे पहुंच जाती है, लेकिन फेज 2 और फेज 3 लेवल में कई बार फेल हो जाती है। तो अल्टीमेटली जो फेल्यूर ऑफ ड्रग्स है, वो कम कर सकते हैं यदि हम लोग जब डॉक कर रहे हैं और जो डिफरेंट कंप्यूटेशनल टूल है उनको यूज करके पोस्ट स्क्रीनिंग कर रहे हैं डॉकिंग की। और उसके हम लोग जो है आपका टॉक्सिसिटी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। जैसे कई बार ड्रग फेल होती है सेकंड फेज या थर्ड फेज में कि उनमें टॉक्सिक इफेक्ट आ गए, टेरेटोजेनिसिटी आ गई या कार्सिनोजेनिसिटी आ गई। तो ये सब जो है कुछ कंप्यूटेशनल टूल्स हैं जिनको बोलते हैं QSR मॉडल बेस्ड हैं। वो कंपाउंड की टॉक्सिसिटी प्रिडिक्ट आउट कर लेते हैं, कार्सिनोजेनिसिटी प्रिडिक्ट आउट कर सकते हैं, टेरेटोजेनिसिटी प्रिडिक्ट आउट कर सकते हैं। ये हर इशू जो आता है, जैसे आपको पता है यदि हम अभी देखें COX-2 इनहिबिटर्स मार्केट में आए 1 से 2 ईयर तक रहे, उसके बाद उनको मार्केट से विड्रॉ करना पड़ा, जिसमें सिलिकॉक्सिक है, आपका रूफिकॉक्सिक है, ये सब है। इनका मेजर इशू था कि जो है रिस्पॉन्सिबल थे कार्डियोवेस्कुलर टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो यदि उस समय ही वो उनके हर के टॉक्सिसिटी प्रिडिक्ट कर लिए होते तो हो सकता था कि ये जो इशू आते ये इशू जनरेट ही ना होते और ये जो फेल्यूर हुआ है मॉलिक्यूलर फेल्यूर ना होता और इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट ना होते। तो इस टाइप के यदि हम टॉक्सिसिटी प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो हम लोग उन कंपाउंड को अर्ली लेवल पे ही स्क्रीन आउट कर सकते हैं। तो जो लेट फेल्यूर होना है वो लेट फेल्यूर नहीं होगा। तो जो हमारी बेसिकली जो इन्वेंशन कास्ट है उसमें सक्सेस के कारण जो कास्ट आ रही है वो तो कुछ आपका बोल सकते हैं 50 to 100 मिलियन आती है, लेकिन जो बेसिक कास्ट कंट्रीब्यूट हो रही है वो फेल्यूर के कारण कंट्रीब्यूट जो कि आपका 800 से 900 मिलियन डॉलर तक जाती है। तो यदि हम लोग ये सारे कंप्यूटेशनल टूल यूज करेंगे तो हम जो ये 800 से 900 मिलियन डॉलर जो फेल्यूर कास्ट हो रही है उसको कुछ लेवल तक कम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं बोला कि 100% कम कर देंगे, लेकिन इट इज पॉसिबल कि इट मे बी रिड्यूस अप टू 60 और 70%। तो जो आपका $1000 मिलियन आ रहा है वो 200 to 300 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। और अल्टीमेटली एक और चीज जो मैं कह रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका टाइम ड्यूरेशन कम होना। जब आप मिलियन ऑफ कंपाउंड की स्क्रीनिंग करते हैं तो मिलियन ऑफ कंपाउंड की आल्दो अभी रोबोटिक्स का टाइम आ गया बायोकेमिकल स्क्रीनिंग में भी, लेकिन उसके बाद भी यदि आप 30 to 40 मिलियन कंपाउंड को स्क्रीन करेंगे तो इट इज रिक्वायर्ड नियर अबाउट 2 to 3 years आल्दो यूज द रोबोटिक्स। ठीक है, इसके अलावा कितनी कास्ट लगी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। और आज के जो कंप्यूटर है, मतलब मेरे पास जो लैपटॉप अभी लगा है ये आज से 5 साल पहले के सुपर कंप्यूटर के बराबर है। तो हम लोग काफ़ी कुछ कंप्यूटेशनल वर्क इस कंप्यूटर पे ही कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली कंप्यूटर बहुत इकोनॉमिक हो गए हैं और इजीली अवेलेबल हैं।
तो जो आपका 3 ईयर का टाइम लग रहा था बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में 30 to 40 मिलियन कंपाउंड को, उसको जो हमने कम करके कुछ 1000 कंपाउंड में लाए, तो इट मे बी कंप्लीट विद इन ए 3 month पीरियड। तो यहीं पे आप सीधे आपका 2.5 ईयर का टाइम कम कर देते हैं। इसके बाद एक बार जब आप स्क्रीनिंग करके क्लस्टरिंग करते हैं कंप्यूटर टूल से, तो एक आपके पास जो है हिट जनरेट हो जाती है, उसके आप लीड मॉलिक्यूल ला सकते हैं। लीड मॉलिक्यूल वो आते हैं जिनका मतलब अल्टीमेटली कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टाइप का पैटर्न हो, मतलब एक स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप टाइप की चीज हो। वो एक बार कंपाउंड इस टाइप का मिल जाता है जिसका कोर स्ट्रक्चर आ जाता है, तो फिर हम वहाँ पे जो लीड ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है वो बड़े इजी वे में कर सकते हैं। लीड ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि एक्सप्लोरेशन इन केमिकल स्पेस, जैसे आपका मॉलिक्यूलर वेट 300 के आसपास लीड का है, तो हम उसको फिर फर्दर रिफाइन करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, एज वेल एज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द एक्टिविटी, मतलब उसकी जो एक्टिविटी इफेक्ट उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये यदि हम लोग कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री टूल यूज करेंगे तो जो नंबर ऑफ सिंथेसिस वो भी कम हो जाती है लीड ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस में। पहले लीड ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस में कुछ थाउजेंड्स कंपाउंड सिंथेसाइज करना पड़ते थे, लेकिन अब यदि कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री हम यूज करते हैं, डी नोवा डिजाइन वाला कॉन्सेप्ट हुआ है, डॉकिंग का एक्सप्लोरेशन हुआ, या फार्माकोफोर जो मॉडलिंग हुई, उसके थ्रू जो जब लीड ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में जाएंगे तो हमें कुछ मतलब 1000 कंपाउंड ना बना के हो सकता है 40 से 50 कंपाउंड बनाए, उस 40 से 50 कंपाउंड में ही हमें डिजायर लेवल का जो है मॉलिक्यूल मिल जाएगा, जिसमें डिजायर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन प्रॉपर्टीज होगी, और उसकी जो IC50 वैल्यू है वो ऑप्टिमाइज हो चुकी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके थ्रू भी हम लोग जो सिंथेसिस केमिस्ट्री का बर्डन था उसको कम कर देंगे, हो सकता ड्यूरेशन को भी कम कर देंगे, जो 3 से 5 साल होता है, यदि पूरी प्रोसेस करते हैं तो वो ड्यूरेशन घट के करीबन 1 साल के आसपास आ जाता है। तो इस तरह से हर लेवल पे कहीं ना कहीं हम लोग जो कंप्यूटेशनल टूल को यूज करके जो ड्रग हंटिंग प्रोटोकॉल है उसको ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं और उसकी कास्ट को भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा बाद में जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स में जाते हैं, जहाँ पे फेज 1, फेज 2, फेज 3 है, वहाँ पे भी डाटा इंटरप्रिटेशन में कहीं ना कहीं कंप्यूटेशनल टूल हेल्प आ रहा है। वहाँ पे भले ही बायोस्टेटिक्स टूल हो या स्टेटिस्टिकल प्रोग्राम्स हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे आते हैं और वो पूरी क्लिनिकल ट्रायल के प्रोटोकॉल को स्पीड अप करते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल से जहाँ पे हम लोग जो है टॉकिंग टूल हुआ या दूसरे कंप्यूटेशनल टूल्स हुए, जिसमें QSAR हुआ या डी नोवा डिज़ाइन हुआ या बेसिकली टॉक्सिसिटी प्रिडिक्शंस हुआ या ADME प्रिडिक्शंस हुआ, ये सब यूज़ करके ही कहीं ना कहीं हम लोग जो है टाइम ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। और ख़ासकर जो बेसिक थिंग है, आज का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वायरमेंट एज वेल एज हेल्थ। तो ये दोनों चीज़ जहाँ जितना हम वेट केमिस्ट्री को कम करेंगे उतना ही हम लोग इन्वायरमेंट हजार्ड को कम करेंगे, और और जो हेल्थ है, हेल्थ हजार्ड, केमिकल का जो हेल्थ हजार्ड होने वाले हैं उसको भी कहीं ना कहीं कम करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली पहले ये होता था कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री को जो है अपना केमिकल गार्बेज जैसा यूज़ करती थी। खासकर ब्राज़ील, इंडिया और चाइना, इनको जो भी है वेट केमिस्ट्री का वर्क दे दिया करती थी, और वेट केमिस्ट्री डेवलप कंट्री कुछ नहीं करती। लेकिन आज देखिए आप, जितनी अमेरिका हुआ या यूरोपियन कंट्रीज हुई, वो ड्रग हंट करती हैं, लेकिन उनकी वेट केमिस्ट्री बहुत कम है। उनका मैक्सिमम वर्क जो है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री पे होता है, और जो वेट केमिस्ट्री करना है वो जो कॉन्टेक्ट बेस्ड रिसर्च सेंटर जो होते हैं CRO, उनको दे देते हैं। और ये CRO कहाँ लोकेटेड है? ये CRO लोकेटेड इंडिया में, ये CRO लोकेटेड ब्राज़ील में, ये CRO लोकेटेड चाइना में। तो अल्टीमेटली जो हजार्ड्स है वो हजार्ड्स हमारी जैसी कंट्रीज पे आते हैं, और फायदा कौन लेता है? फायदा लेता है यूरोपियन कंट्रीज, फायदा लेती है अमेरिकन कंट्रीज, क्योंकि वो बेसिकली यूज कर रही है कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर, कंप्यूटेशनल टूल, एंड उनके पूरे IPR उनके पास है। उस IPR को यूज करके वो ड्रग लाती है, और ड्रग का जो मार्केट करती है, मार्केट करके पूरे जो भी IPR से रिलेटेड इश्यूज हैं या IPR से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं वो सब वो लेती हैं। बाकी हजार्ड्स जो है हमारी डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज को दे देती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी रिसर्चर्स हैं बेसिकली जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में एंगेज्ड हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटेशनल टूल को डिफरेंट लेवल पे यूज़ करें। यहाँ पे मेरा एक और सजेशन, बेसिकली कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करो। जैसे हम लोग MS ऑफिस को यूज़ करते हैं, MS ऑफिस में वर्ड है या एक्सेल है, हम लोग केवल उसको
2 या 4 बटन दबाना जानते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं जानते। यही चीज़ बेसिकली आज के मेडिसिनल केमिस्ट के साथ हो रहा है। वो कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर, मास्टर श्रोडिंगर यूज़ करते हैं, ठीक है, या सिविल यूज़ करते हैं या मेडकेम यूज़ करते हैं, लेकिन इन सॉफ्टवेयर के बैक हैंड पे क्या चल रहा है वो उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। और जब तक बैक हैंड चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक वो चीज़ों को नहीं ला पाएंगे, नहीं कर सकते। मतलब आप एप्लीकेशन नहीं करना है, एप्लीकेशन के साथ उस पे बैक हैंड पे क्या चल रहा है उसको समझना है, और जब आप उसको समझ सकोगे तभी आप बेसिकली जो डाटा आ रहा है उसको प्रॉपर वे में इंटरप्रेट कर सकोगे। क्योंकि कंप्यूटर में सिंपल सा हम लोग एक कॉमन सेंटेंस यूज करते हैं, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। यदि आपके पास स्किल नहीं है तो आपने उसमें कुछ भी डाला, जो कुछ आ रहा है वो आपके लिए गार्बेज है। लेकिन आप में स्किल है तो आप जो उससे आउटपुट आ रहा है उसमें से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैक हैंड पे क्या चल रहा है उसको समझना जरूरी है, तभी हम उस डाटा को प्रॉपर वे में इंटरप्रेट करेंगे। और हमारे केमिकल इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। थ्योरेटिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी तभी हम उस डाटा को इंटरप्रेट कर पाएंगे, और आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ड्रग डिस्कवरी में कंप्यूटेशनल टूल का इम्पोर्टेंस है उसको इस्टेब्लिश कर पाएंगे। वो पिछले जो 40, 50, 60 साल में इंडिया ने नहीं करा उसको कहीं ना कहीं हम कर पाएंगे डेफिनेटली। अभी ये कोविड काल में जो इंडिया ने किया है वो रिमार्केबल है, जहाँ पे उन्होंने कोवैक्सीन डेवलप किया है जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में है। हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जरूरत है मेडिसिनल केमिस्ट्री के बैक साइड पे जाके काम करने की, ताकि हम लोग बेसिकली स्मॉल मॉलिक्यूल पे भी और अच्छा परफॉर्म कर सके। सर धन्यवाद। सर जैसे आपने भी जो जानकारी दी है कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए जो मेडिसिन केमिस्ट्री में यूज़ होता है, तो सर ये जो शोधकर्ता हैं इनको वाकई में ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे इससे, और बहुत ही अच्छे से इसको मैं भी यही चाहूँगी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर सर, क्योंकि मैं भी एज अ रिसर्च स्कॉलर जो आपने अभी बताया IC50 वैल्यूज़, LD50 वैल्यूज़, मैं मुझे भी सर बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियाँ पता चली हैं। तो सर धन्यवाद आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, आप लंबे समय से रिसर्च और प्रशासनिक पदों की जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, तो सर इनके बीच आप अपने नए आइडियाज कैसे लाते हैं, और सर आप कैसे समय निकालते हैं इनके लिए? सर ये हमें और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ये तो एक सबसे मतलब हम लोगों के लिए रहा है कि जो शुरू से मैंने कहा ना कि मेरा जो बेसिक एजुकेशन हुआ वो गवर्नमेंट और सरस्वती शिशु मंदिर में हुआ। वहीं पे हम लोगों को ये बेसिक नींव डल चुकी थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। और एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपका डेवलप हो चुका है तो फिर आप डिफरेंट टाइम पे, भले ही आप कितने भी बिजी हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं टाइम निकाल ही लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कोई भी इशू आएगा तो आप उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उठा ही लेंगे। यही चीज़ मेरे साथ भी होती है। ऑल्दो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हूँ, बहुत सारे काम चलते रहते हैं, पैरेलल दिमाग में बहुत सारी चीज़ें दौड़ती रहती है, लेकिन जैसे ही कहीं कोई थोड़ा सा टाइम भी मिलता है तो इमीडिएटली रिसर्च की तरफ मूव कर जाते हैं। रिसर्च उस छोटे से इशू को उठा के कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो बेसिक एजुकेशन हम लोग की रही है, जो मैं पहले भी बताया कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है हमेशा वो आपको परोस के नहीं देते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो परोस के नहीं देते वो आपको स्पून फीडिंग नहीं कराते हैं। तो परोस के नहीं देते और स्पून फीडिंग नहीं कराते, यही हम लोगों को सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। और यही हमारे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड वहीं से डेवलप हुआ। यदि वो हमको परोस के दे देते, हमको स्पून फीडिंग करा देते, तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कभी डेवलप नहीं हो सकता था। हम लोगों के पास नए नए इशूज आते रहे। भले ही कॉलेज लेवल में बोल रहा हूँ कि जब मैं PhD कर रहा था या जब मास्टर्स कर रहा था, तब हमारे इंस्टीट्यूट में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी जो कि आज के दौर में अवेलेबल है, या जो उस समय के नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हुआ करती थी। लेकिन जो चीज़ें करना थी उसको करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की जुगाड़ भिड़ाई। जो इंडिया का एक कॉमन वर्ड है जुगाड़, वो जुगाड़ कहीं ना कहीं भिड़ाते रहे, और वो जुगाड़ भिड़ाने के कारण ही बहुत सारी चीज़ें कर पाए। मतलब जब मैं PhD कर रहा था, हो सकता है कि ये अटपटा लगे, लेकिन हम लोगों ने कॉलम करना मतलब उस समय चालू किया जब होता ही नहीं था। कॉलम के लिए दुनिया की जुगाड़ भिड़ाई। उस समय फ्लैश क्रोमेटोग्राफी एक नया वर्ड था, उसके लिए भी हम लोगों ने जुगाड़ भिड़ा के फ्लैश क्रोमेटोग्राफी अरेंज करी, और बहुत सारी नई नई चीज़ें करते रहे। वैक्यूम फिल्ट्रेशन हो जाता था, लेकिन उसको इस माइक्रो लेवल पे करना, उसके लिए पॉसिबल जुगाड़ भिड़ाई। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं करी, और वो बेसिक चीज़ हमारी जो बेसिक एजुकेशन के थ्रू आई प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, वो कहीं ना कहीं हेल्प किया है। यही चीज़ PhD में भी कहीं ना कहीं हेल्प की है। तो मैं
जो स्टूडेंट है उसको यही कहना चाहता हूँ कि स्पून फीडिंग के लिए जो है अपोज करो, स्पून फीडिंग के लिए फैकल्टी को प्रवोक ना करो, उनको ना बोलो कि स्पून फीडिंग करें, रेडी टू ईट चीज ना दें। यही मैं आज भी अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ। इसके कारण कई बार जो है स्टूडेंट मेरे अपोज में भी जाते हैं, लेकिन ये होता है कि हम लोग स्पून फीडिंग ना करेंगे तभी उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होगा और वो लाइफ में जो है सक्सेस को पा सकेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जी सर। जी सर, धन्यवाद आपका। जो जैसा अभी आपने बताया कि स्पून फीडिंग नहीं करानी चाहिए, तो सर स्पून फीडिंग की अगर बात करें, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है सारा सिस्टम सर, जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे हमारे रिसर्च में, जो बी फॉर्म कर रहे हैं, जो अपना एक्सट्रैक्शन लगा रहे हैं, या जो फिर अपना यूवी या फिर ग्रैन्यूल्स वगैरह स्वीटिक्स में काम कर रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि वो बच्चे भी डंप होते जा रहे हैं। तो सर ये भी डिसएडवांटेज है कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग पे अब बिलीव करने लगे हैं। जो चीज़ ऑफलाइन होती थी वो अब ऑनलाइन होने लगी है। तो सर बिल्कुल आपकी बात सही है कि बच्चों को स्पून फीडिंग ना कराई जाए। तो सर मैं अपना अगला क्वेश्चन रखना चाहती हूँ। सर जैसे आपने अच्छे रिसर्च पेपर प्रकाशित करने के लिए और जो आईपीआर के क्षेत्र में अपना पारंपरिक एक स्थान बनाने के लिए, साथ ही आपने सर पेटेंट हासिल जो किए हैं नए रिसर्च, तो सर मेरा क्वेश्चन है कि जो नए रिसर्चर हैं वो पेटेंट, वो जो रिसर्च कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वो अपने काम को कैसे पेटेंट कराएं? ये एक इम्पोर्टेंट चीज आ गई है, क्योंकि आज पहले क्या हो गया था कि हम लोग पब्लिकेशन में विश्वास करते थे, लेकिन आज का सिनेरियो चेंज हो चुका है। पब्लिकेशन बाद में करना चाहिए, पहले चीजों को पेटेंट कराना चाहिए, जो कि अभी चाइना कर रहा है। चाइना हर चीज को पेटेंट कराता है, उसके बाद वो पब्लिश करता है। तो हम लोगों को भी अपना छोटा छोटा कोई भी आइडिया है, यदि उसको कहीं हमने इम्प्लीमेंट किया है, कुछ देखा है, तो उसको फर्स्ट हमको पेटेंट कराने ही जाना चाहिए। पेटेंट कराना कोई बहुत टफ काम नहीं है। पेटेंट के लिए खुद राइटअप लिखना आना चाहिए, और राइटअप लिखने के लिए कोई बहुत बड़ी टास्क की आवश्यकता नहीं है। केवल आप जो है इंडियन पेटेंट की साइट पे जाइए, उनके जो इजीली फॉर्मेट है वो लीजिए, और आप पिछले पेटेंट पढ़िए, कुछ पेटेंट पढ़िए उस टॉपिक से, उससे रिलेटेड। जैसे मैं सिंथेसिस के पे नई सिंथेसिस पे पेटेंट कराना चाहता हूँ, तो मैं सिंथेसिस से रिलेटेड सारे पेटेंट पढ़ूंगा, कम से कम 20 से 25 पेटेंट पढ़ूंगा। उन 20 से 25 पेटेंट में देखूंगा क्या उन्होंने चीजें लिखने की कोशिश करी है, और क्या मेरे सिंथेसिस में उस टाइप से मिलती कोई चीज है, या उन चीजों को मैं अपनी सिंथेसिस में कवर कर सकता हूँ। तो मैं उस चीज को लिख के पेटेंट लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर स्टडी करना, उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा पेटेंट पढ़ना। यही नहीं कि इंडियन पेटेंट ही पढ़ना, यूएसएस पेटेंट भी पढ़ सकते हैं हम लोग, या यूके पेटेंट भी पढ़ सकते हैं। ये पेटेंट फ्री अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पेटेंट्स आर फ्री टू ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक है, हम लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं उनका पीडीएफ, इनके लिए हमको पैसे देने की जरूरत नहीं है। जबकि जो पब्लिकेशन से, जैसे आपका इल्सवेयर पब्लिकेशन से, उसके जर्नल के लिए हमको यदि कोई पेपर लेना है तो हमें पे करना पड़ता है, या हमें फॉरेन कंट्री से अपने फ्रेंड से कॉल ऑफ बुलाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन पेटेंट इजीली अवेलेबल, हम उन पेटेंट को उठा के पढ़ना है। पढ़ने के बाद पे हमको देखना है कि हमारा जो एरिया है, जिस पे जैसे मैं सिंथेसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंथेसिस से रिलेटेड क्या है, तो फिर उसको लिंक करके कहीं ना कहीं लिंकिंग करके राइटअप करने की कोशिश करना है। और राइटअप करने के बाद जो है, किसी खुद को करने के बाद किसी एक फ्रेंड को साथ में रखना है, उसको चेक करा लेना कि वो सही है कि नहीं। उसके बाद हम लोग जो है इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो नॉमिनल चार्जेस है, नॉमिनल चार्जेस के बाद जब आप उसको फिल करके अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पेटेंट जो है पब्लिश हो जाता है 1 साल के अंदर। हो सकता है इनिशियल फर्स्ट या सेकंड टाइम में आपको कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये बहुत इजी काम है, इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि किसी पेटेंट एक्सपर्ट के पास जाओ। पेटेंट एक्सपर्ट के पास जाओगे, दे आर चार्जिंग वेरी हाई अमाउंट। ठीक है, जबकि इनिशियल लेवल पे पेटेंट करने के लिए 2 से 3 हजार रुपए लगते हैं। ठीक है, पेटेंट फाइल करने के लिए। एक बार पेटेंट फाइल हो गया, आपका पब्लिकेशन हो गया, पब्लिकेशन के बाद जो सेकंड लेवल पे सर्चिंग आता है, उसके लिए एक अलग चार्ज है, वो चार्ज पे करना है। ठीक है, तो टोटल मिला के आप यदि इंडियन पेटेंट लेना चाहते हैं तो 8 से 10 हजार रुपए काफी है। 8 से 10 हजार रुपए में आपका पूरा इंडियन पेटेंट आ जाएगा। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, किसी और को आपको नॉक नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको किसी से स्किल या नॉलेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल यही है कि आप उससे रिलेटेड पेटेंट पढ़ें, उन पेटेंट को यूज करके ही हम पेटेंट राइटअप कर सकते हैं। और जो बेसिकली अभी जो पेटेंट साइट है, वहाँ पे फॉर्म मिल जाता है, उस फॉर्म को डाउनलोड करके आप इजीली पूरी प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ईजी टास्क है, इतना टफ टास्क नहीं। और एक बार जब आपका पेटेंट पब्लिश हो जाए
तो फिर उस वर्क को आप जो है जर्नल में पब्लिश करा सकते हो। तो इसके दो फायदे हैं, पहले पेटेंट करें उसके बाद उसे पब्लिश कराएं, ये संभव है, लेकिन पब्लिश कराने के बाद आप अपने वर्क को पेटेंट नहीं कर सकते। ये पब्लिश कराते से ही पब्लिक डोमेन में आ गया, ठीक है, पब्लिक डोमेन में आ गया तो आप उसको पेटेंट नहीं करा सकते, लेकिन पहले आप पेटेंट के लिए अप्लाई कर दें। पेटेंट पब्लिश्ड होता है, पब्लिश होने के बाद वो 1 साल के लिए रिव्यू में पड़ा रहता है। उसके जब पब्लिश्ड हो चुका है तो फिर आप उसको अपने वर्क को किसी जर्नल में पब्लिश करा सकते हो, यह भी पोर्टल पे अवेलेबल है, तो उस काम को आप इजीली कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि नए जो भी आ रहा है रिसर्चर, वो अपने छोटे से छोटे आइडियाज, छोटे छोटे फाइंडिंग को पहले पेटेंट कराएं, और पेटेंट कराने के बाद फिर पब्लिश कराएं। आजकल तो आप जान ही रहे हैं मैडम कि पब्लिश कराना भी जो है एक तरह का बिजनेस हो गया है, और अपने वर्क को पब्लिश कराने के लिए भी कम से कम जो स्टूडेंट है, रिसर्चर्स हैं, वो जो यूजीसी अप्रूव जर्नल्स हुए या इल्सवेयर वाले जर्नल, जो इल्सवेयर लिस्टेड जर्नल, नॉट इल्सवेयर जर्नल, इसमें पब्लिश कराने में भी उन लोगों को कम से कम कुछ 10,000, कभी कभी 20,000 रुपये लगते हैं। तो ये काफ़ी कॉस्टली टास्क है, जबकि पेटेंट कराएंगे तो वो आपका 3 से 5,000 रुपये में बड़े आराम से हो जाएगा, और जो सेकंड फेज का है वहाँ 5,000 और लगेंगे, तो टोटल मिला के 10,000 में बड़े आराम से आपका वर्क पेटेंट हो जाएगा। उसके बाद जो पब्लिकेशन भी कराना है, जो आपका वर्क रिनाउंड वर्क है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप यूजीसी अप्रूव जर्नल या जो है इंडेक्सिंग जर्नल उसमें कराएं। आप डायरेक्ट विले साइंस में जाएं, इल्सवेयर में जाएं, या जो है जर्नल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री में जाएं, इनमें कराएं तो ज़्यादा अच्छा। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जर्नल से उसमें एसीएस में कराएं, तो उनमें कोई चार्ज नहीं लगता है, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आपका वर्क रिनाउंड होना चाहिए, ऑथेंटिकेट होना चाहिए, तभी इन जर्नल में वो पब्लिश्ड हो सकता है, अदरवाइज ये पब्लिश नहीं होगा। फिर उसके बाद नहीं तो अदरवाइज आपको यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल में पब्लिश कराना पड़ेगा। सर मेरा बोलिए बोलिए मैडम। सर मेरा इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि सर जैसे मान लीजिए अगर हम एक प्यूरिन का डेरिवेटिव लेते हैं, और उस प्यूरिन के डेरिवेटिव से रिगार्डिंग बहुत सारे पैटेंट हो रखे हैं, बट उस प्यूरिन के डेरिवेटिव में हम कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसकी रिसर्च में कुछ और चीज़ें नई ऐड करनी चाहते हैं, तो क्या सर वो जो काम है जो हम नया ऐड कर रहे हैं, वो उसको हम बायोपायरेसी बोल सकते हैं सर? मैडम एक्चुअली आप जो बोलना चाह रहे हैं प्यूरिन पेटेंट, तो आपको पहले प्यूरिन का पेटेंट स्टडी सुनना पड़ेगी कि पेटेंट कितने दे रखे हैं। फिर जनरली जब एक पेटेंट लिखा जाता है तो वो चाहते हैं कि उसका मैक्सिमम एरिया कवर हो जाए, उसको इस टाइप से वो टाइट अप करते हैं। मतलब जैसे एक ड्रग बनाई किसी ने, आपका सपोज करो कॉक्स 2 इनहिबिटर बनाई, तो जब उसने कॉक्स 2 इनहिबिटर बनाई तो उसने उसके इतने पॉसिबल केमिकल स्ट्रक्चर कवर कर लिए कि उसके बाद उसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन फिर भी जो पेटेंट ब्रेकर्स होते हैं, जो मतलब जिनको एक्सपर्टीज होती है, वो उसके बाद भी कहीं ना कहीं स्पेस एक्सप्लोर कर लेते हैं। जो आप बात कह रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं लूप होल्स रहते हैं पेटेंट में, कोई ना कोई राइटअप करते समय कहीं ना कहीं भूल जाता है। तो उन जगह को हम यदि उस एरिया में, उस स्पेस को यदि हम एक्सप्लोर करेंगे तो वो पायरेसी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपने जो कवर किया है यदि उसमें से कहीं आपने लाया तो डेफिनेटली पायरेसी होगा, इसको आपको देखना पड़ेगा। जी 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 सर धन्यवाद आपका। सर अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ। तो जैसे इस कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन माध्यम से जो अध्ययन अध्यापन का एक वैकल्पिक माध्यम बना लिया गया है, तो सर इसके जो ऑनलाइन जितनी भी क्लासेस हैं, इसके आप दूर के जो प्रभाव हैं, जो मतलब किस रूप से आप सर इसको देखना चाहते हैं, क्या इनके प्रभाव होंगे, दूरगामी इनके प्रभाव कैसे होंगे सर? मैडम इसका जो कोरोना काल में ऑनलाइन एक चल रहे हैं, इसके दूरगामी प्रभाव तो आप भी समझ रहे हैं और मेरे को भी समझ में आ रहा है कि बच्चे जो है एजुकेशन सेंटर से दूर होते चले जा रहे हैं। और कई बार तो हम लोग खुद क्लासेस लेते हैं, तो कई बार तो ऐसा लगता है कि स्टूडेंट जो है अपना मोबाइल कनेक्ट करके मोबाइल को एक कोने में रख के चला गया। क्योंकि कई बार बेसिकली जब भी हम लोग कोरोना में भी पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों का बेसिक एटीट्यूड यही रहता है कि बच्चों को बीच बीच में जगाते रहना, ठीक है, ताकि वो कनेक्ट में है कि नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा लगता है, लेकिन जो मेन थॉट है, जब हम लोग इस टाइप की लेक्चर्स देते हैं और या प्रैक्टिकल कराते हैं, तो प्रैक्टिकल में भी हम लोग बेसिकली फैकल्टी डिमॉन्स्ट्रेट करती है पूरा, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेट करने के बाद भी कई चीज़ें समझ में नहीं आती है। ये बेसिक प्रॉब्लम है फार्मेसी के साथ। फार्मेसी में जब तक खुद परफॉर्म करके ना देखो तब तक आपको उसमें एक्सपर्टीज नहीं आएगी, आल्दो हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो ये एक मेजर इशू आ रहा है, क्योंकि अभी भी बच्चे यही बोलते हैं, सर बोले ये प्रैक्टिकल आपने समझा तो दिया,
हमने समझ भी लिया, लेकिन कैसे परफॉर्म करना है, क्या इशू आएगा, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इस कोरोना के कारण बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो तो सफ़र कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट बोलना चाहिए कि समहाउ कुछ ट्रिकी टाइप के होते हैं, उनके लिए वेटेज हो गया है। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन 2 साल है, ठीक है मैडम, हो सकता है कि कमिंग 3 मंथ या 2 मंथ में कॉलेज खुल जाए। तो हमारा तो बेसिक थॉट यही रहा है कि यदि कॉलेज खुलते हैं तो बच्चों ने जो प्रैक्टिकल नहीं किए हैं उनको प्रैक्टिकल परफॉर्म कराएंगे, ताकि जो वो कोर्स से दूर हो गए वापस इस मेन स्ट्रीम लाइन में आ जाए। तो हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली फार्मेसी में जो मेजर थिंग है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑनलाइन में मेरे व्यू में तो नहीं हो सकता। भाई हम लोग इतने भी, हम लोगों ने बहुत सारे मतलब ई रिसोर्स भी जनरेट किए हैं। हम लोग खुद का चमेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी का यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे बहुत सारे फार्मेसी प्रैक्टिकल हमने करके फैकल्टी मेंबर ने करके लोड किए हैं, उसको अच्छी तरह से इलाबोरेटली समझाया भी है। लेकिन मुझे भी पता है कि जब स्टूडेंट देखता है तो उसको समझ में नहीं आता, ये मेजर इशू है। तो कहीं ना कुछ हमें वापस जब वो लौटेंगे कोरोना काल के बाद, तो हमें जो 2 साल का गैप हुआ है जिसमें काफ़ी प्रैक्टिकल में छूट गया, उसमें से जो की प्रैक्टिकल्स है वो कहीं ना कहीं उनके साथ करे जाएंगे, ताकि वो वापस मेन स्ट्रीम लाइन में आ जाए। लेकिन फिर भी जो मेन थिंग है कि स्टूडेंट को भी चाहिए कि इसका जो है मिस एडवांटेज तो ना ले, एडवांटेज लेने की कोशिश करे, गलत गलत तरह का एडवांटेज ना ले, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ना मैडम। जी सर, जी सर। तो सर अभी मतलब जो भी बच्चे फाइनल ईयर के हैं, जो पास आउट हो रहे हैं, जिनके 2 साल सर ऐसे ही गए हैं, तो सर उनके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, या क्या-क्या प्रॉब्लम्स वो इंडस्ट्री में जाएँगे या हॉस्पिटल में जाएँगे, तो सर वो कैसे उसको बच्चे अपने आप को ठीक कर पाएँ? सर इसका भी जवाब दीजिए ताकि बच्चे या इंस्पायर हों। मतलब इसमें एक्चुअली एक चीज़ तो जैसे अभी बहुत सारे कॉलेजेस में बीच में जब कुछ मंथ के लिए कॉलेज खुले थे, तब जी। स्पेसिफिक परमिशन लेके उन बच्चों को लिए प्रैक्टिकल फैसिलिटी कराई थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आ पाए। तो अभी मैं चाहता हूँ कि बच्चे या तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक ट्रेनिंग ले लें 15 दिन की, 1 महीने की, या हो सके तो अपने कॉलेज वालों से कांटेक्ट करें, और उस कांटेक्ट के दौरान जो उनका रह गया है उसको कहीं कहीं सीखने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री में जाएंगे तो वही प्रॉब्लम आएगी जैसे अभी भी होता है कि बच्चों को प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है, जो इस टाइप के ड्रॉबैक से निकले हुए हैं, क्योंकि दे आर अनेबल टू हैंडल द थिंग्स। बेसिकली जैसे एचपीएलसी है उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, यूबी उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, या डिजो ऑपरेशन है, उस डिजिटाइजेशन टेस्ट मशीन उसको कर नहीं पाएंगे। ये बेसिक प्रॉब्लम आती है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो या तो 15 दिन की ट्रेनिंग ले लें, या अपने इंस्टीट्यूट को ही कांटेक्ट करें, इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करके बोले कि मैं इन चीज़ों में मुझे कहीं ना कहीं इश्यूज आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो क्या आप उसको करा सकते हैं। और डेफिनेटली इंस्टीट्यूट कराएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का प्राइम ऑब्जेक्ट है एजुकेशन को, नॉलेज को जो है लास्ट पर्सन तक पहुंचाए, स्टूडेंट तक पहुंचाए, जो उनको कहीं ना कहीं उनके बेसिकली मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं। तो यदि हमारे स्टूडेंट निकलेंगे और बाहर जाके बतलाएंगे मुझे ये नहीं आता, तो मेरा कॉलेज का नाम खराब होगा। लेकिन वो कॉलेज में आके बोलता है कि मुझे ये करना है, तो डेफिनेटली मैं 10-15 दिन उसको वो सारी ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि हर इंस्टीट्यूट ये करे कि जो पास आउट हुए हैं बैच, या जिनको 2 साल, जिनके 3rd या 4th ईयर था जिस कारण वो सीख नहीं पाए, वो कहीं ना कहीं 10 या 15 दिन वापस कॉलेज आके कहीं ना कुछ टाइम निकाल के करे, ताकि जो जी सर। बेसिक गैप आया उस गैप को वो ओवरकम कर पाएंगे। सर बहुत ही धन्यवाद सर आपका। सर मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूँगी। तो सर इस नए दौर के जो हमारे युवा फार्मासिस्ट हैं, टीचर्स हैं, रिसर्चर हैं, और भी जो अन्य क्षेत्र में फार्मासिस्ट हैं, तो सर आप अपने शब्दों से उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे सर? यहाँ पे मैडम हमेशा एक चीज़ मुझे लगती रही है, हम लोग फार्मेसी वाले हैं लेकिन हम अपने प्रोफेसर के प्रति उतने नहीं उत्तरदायित्व दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का मेन काम वर्क है कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी। और आज के बेसिकली जो 90% हमारे फार्मासिस्ट हैं जो पास आउट हो रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर द इंडस्ट्री। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अपने जड़ों की तरफ जाएं, जहाँ कम्युनिटी फार्मेसी की तरफ जाएं, हॉस्पिटल फार्मेसी की तरफ जाएं। क्योंकि अभी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने हम लोगों के लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव वर्क किया है, फार्मेसी प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया है। लेकिन फार्मेसी प्रैक्टिस केवल ये पीसीआई के एक्शन लेने से नहीं होगा। पीसीआई ने तो एक
अध्यादेश ला दिया या ये कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा। उसको अल्टीमेटली हम लोगों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक हम में से कुछ लोग निकल के कम्युनिटी में फार्मेसी प्रैक्टिस का वर्क नहीं करेंगे, डेफिनेटली देयर इज द कंपटीशन, वहाँ पे कंपटीशन है। हम लोग का मेन कॉम्पिटिटर डॉक्टर है, और कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि फार्मासिस्ट आके उसके अगेंस्ट में खड़ा, उसके अपोज में खड़ा हो जाए, तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस होगा, तो वो नहीं चाहेगा। लेकिन हमको वो एक स्टेप उठाना पड़ेगी, और जब वो हम स्टेप उठाएंगे तब जो फॉरेन कंट्रीज में फार्मासिस्ट की रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन को हम लोग इंडिया में पा पाएंगे, और वही जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को पा पाएंगे। जैसे हम बोलते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में फार्मासिस्ट जो है वो आपके मेडिकल प्रोफेशन के एट पर आता है, डॉक्टरों के एट पर आता है, लेकिन इंडिया में ये कंडीशन है कि फार्मासिस्ट उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया। और ये कारण गवर्नमेंट, कुछ हद तक गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम लोग कम्युनिटी में अपने आप को पोजीशन दिलवा ही नहीं पाए, हम लोग अपने वर्क को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। हमने वहाँ पे दिखाया नहीं कि फार्मासिस्ट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। तो जब तक ये नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो मेरा तो सभी लोगों से निवेदन ही कर सकते हैं कि हमारे जड़ों की तरफ लौटें, कम्युनिटी फार्मेसी की तरफ लौटें, हॉस्पिटल फार्मेसी की तरफ लौटें। और रिसर्च तो है ही सही, रिसर्च में तो 5% लोगों का जॉब होता है, लेकिन 95% या 80% लोग जो है वो बेसिकली कोर फार्मेसी की तरफ जाएंगे तो ही अच्छा रहेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो सर मैं एक बार फिर से मेरी और फार्मा लोग की टीम की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि जो आपने अपना कीमती समय हमारे और हमारे दर्शकों के लिए निकाला, अपने विचार हमारे बीच रखे हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही आपके प्रेम और स्नेह के लिए हम सभी आपका सर आभार व्यक्त करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नेहा मैडम, आपके लिए आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहां मैं अपने विचार शेयर कर सका, जो कि बडिंग फार्मासिस्ट को कहीं ना किसी लेवल पे हेल्प करेंगे। फार्मा लोग को भी स्पेशली धन्यवाद, और खासकर अमित झा सर को, जो कि नॉन फार्मा होते हुए भी फार्मेसी लोगों के साथ काफ़ी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, और फार्मेसी प्रोफेशन को ये नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। धन्यवाद। जी सर।